नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू कार्मिक रूट्स। कैसे हैं आप लोग सब? बड़े दिनों बाद आई नो गायब हो जाती हूँ ऐसे ही मैं बीच-बीच में कभी एग्ज़ाम्स थे तो आई वाज़ लाइक लिटिल ऑक्यूपाइड विद दैट। आज का मैंने टॉपिक लिया है मित्रता यानी फ्रेंडशिप। तो इस पे बात करने का बड़ा मन है मेरा। अम, आपने वो लाइन तो सुनी होगी कि रिश्तेदार हमें विरासत में मिलते हैं, लेकिन दोस्त ऐसी चीज़ है जो हम खुद कमा सकते हैं। बहुत सही है। सोचो कितनी बड़ी पावर दी है ऊपर वाले ने हमें। यानी हमारे क्रेज़ीनेस, हमारे इडियोसिंक्रेसीज़, हमारी फितूर, हमारे शौक, जोक्स किसी से प्रॉपर अलाइन होते हुए, हमारी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करते हुए। ब्यूटीफुल, राइट? फ्रीक्वेंसी का ही तो सारा गेम है और यही फ्रीक्वेंसी हमारे रिलेटिव्स में बहुत मिसिंग लगती है हमें। क्योंकि किसी के बोलने से प्रॉब्लम, किसी के सोचने से प्रॉब्लम, किसी के टोकने से प्रॉब्लम और कुछ नहीं तो किसी के होने से भी प्रॉब्लम। सो यू सी द फ्रीक्वेंसीज़ लाइक हमारा एक बड़ा मिसमैच सा रहता है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम लोग उनके साथ एडजस्ट करना सीख जाते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी को अपनाना सीख जाते हैं और टैक्टफुली डील करना सीख जाते हैं। एक्चुअली वहाँ पर हर एक पर्सनैलिटी की सतह का एक पन्ना रोज़ पलटकर उससे कुछ सीख रहे हैं और ये सारी चीज़ें आपके ब्रेन में कहीं न कहीं रिकॉर्ड हो रही हैं। जैसे कि सद्गुरु कहते हैं, "वी आर ऑल अ बंडल ऑफ मेमोरीज़ एंड नथिंग मोर।" इमेजिन आप एक ट्रेन हैं और आस-पास भी बहुत सारी ट्रेन्स हैं जो सब भाग रही हैं। आपको भी भागना है, आपको कम्पीट करना है, यू हैव टू रन फास्ट, कैच अप विद देम। उनसे कैचअप भी करना है, उनकी स्पीड से बेटर अपनी स्पीड भी करनी है। और अगर ईश्वर ने चाहा तो आप अपनी ही पटरी पे दौड़ते हुए, बिना किसी को हिट किए या बिना किसी की पटरी को किसी से उतारे हुए भागते रहेंगे। सब भाग रहे हैं, सबकी फ्रीक्वेंसी एक है, कोई किसी को नहीं देख रहा। ऐसे में कुछ छोटी-छोटी पैसेंजर ट्रेन्स भी आती हैं बीच में जिससे फ्रीक्वेंसी गड़बड़ा जाती है और वो आपको इरिटेशन भी दे जाती है, ये कहाँ बीच में आ गई है। बट यू मूव ऑन। अब इमेजिन कीजिए कि अब आपकी स्पीड 160 से 80 पे आ गई है। जैसे ही आपकी स्पीड 160 से 80 पर आएगी, आपको दूसरी ट्रेन्स बहुत ज़्यादा फ़ास्ट भागती हुई दिखाई देंगी। बट आपको दूसरी ट्रेन्स की खिड़कियाँ तक दिखाई देंगी, ठीक? फिर थोड़ी-सी स्पीड और कम करिए। अगर आपने अपनी स्पीड 40 कर ली, तो आपको खिड़कियों में बैठे हुए बंदे भी दिखाई देंगे। तो मान लीजिए कि आपने अपनी स्पीड थोड़ी और कम कर ली, यानी 20। तब आपको वो जो ट्रेन गुज़र रही है उसके बीच में से जो खाली स्पेस है उसमें दूसरी तरफ जो खाली ज़मीन है या पेड़ है, पौधे हैं, वो दिखने शुरू हो जाएँगे, राइट? एज़ एन हाउ यू आर लोअरिंग योर स्पीड, आपको धीरे-धीरे कुछ-कुछ चीज़ें क्लैरिटी से दिखनी शुरू हो रही हैं। और मान लीजिए आपने अपनी स्पीड 10 कर ली, तब आपको मूविंग ट्रेन्स भी दिखेंगी, ट्रेन गुज़र जाएगी तो उसके बाद आपको खेत खलिहान दिखेंगे, पेड़ दिखेंगे, कुछ नहीं तो आसमान में चलता हुआ चाँद दिखेगा। बहुत खूबसूरत, सारे व्यूज़ एकदम ब्यूटीफुल हो जाएँगे। सब कुछ आप क्लियरली देख पा रहे हैं, है ना? तो आपने उनकी फ्रीक्वेंसी तो चेंज करी नहीं, अपनी करी है ना? तो हम अपनी फ्रीक्वेंसी जब बदलते हैं तो आस-पास चीज़ें हमें बदलती हुई नज़र आती हैं। वी स्टार्ट सीइंग मोर ब्यूटीफुल थिंग्स अराउंड। यानी अब आप भीड़ का हिस्सा नहीं हैं, उनसे थोड़ा अलग हैं और ये ज़िंदगी के हर स्पेक्ट्रम में फिट बैठता है। म्यूज़िक में ही ले लीजिए। स्टार्टिंग में जब हम म्यूज़िक सुनना शुरू करते हैं, हमें रॉक बहुत पसंद आता है। फ़ास्ट म्यूज़िक, फ़ास्ट वर्ड्स, सब कुछ एकदम झिंग, झिंग, झिंग। धीरे-धीरे आपको स्लो गाने पसंद आने शुरू होते हैं। फिर गज़लें पसंद आनी शुरू होती हैं। फिर आपको कुछ नहीं इंस्ट्रूमेंटल पसंद आना शुरू होता है। फिर क्लासिकल भी पसंद आना शुरू होता है। क्योंकि जब आपको म्यूज़िक की समझ होती है, शब्दों की समझ होती है, आप शब्द अलग से सुनना चाहते हैं, तो वो जो म्यूज़िक का टोन है, वो अंडरटोन हो जाता है और शब्द ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखना शुरू करते हैं, जैसे कि गज़ल्स में होता है। फिर एक टाइम आता है जब आपको लगता है कि अब शब्दों की भी ज़रूरत नहीं है। उस म्यूज़िक में ही बहुत कुछ आपको सुनाई देना शुरू होता है, शब्दों की तरह। तो आप इंस्ट्रूमेंटल की तरफ जाते हैं। क्लासिकल में आपको मिलता है कि आप आपके अपने थॉट्स के साथ आप रेज़ोनेट कर रहे हैं। जब आप क्लासिकल सुन रहे हैं, जब बीच में एक तार बजता है हल्का-सा वीणा का,
आपको सोचने का मौका मिलता है। आपके थॉट्स को एक फ्रीक्वेंसी मिलती है, एक डायरेक्शन में सोचने का मौका मिलता है। तो म्यूज़िक आपको उस डायरेक्शन में लेके जा रही है धीरे-धीरे। यानी फ्रीक्वेंसी धीरे-धीरे सेट हो रही है आपकी मेंटल उसके साथ। फिर आपको धीरे-धीरे मेडिटेटिव ट्रांस वाली म्यूज़िक बहुत अच्छी लगने लगेगी। You'll feel your mind at a very calm state. यूएसए में तो डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे डिजीजेस को म्यूजिक थेरेपी से बहुत फ़ायदा हुआ है। जो पेशेंट्स बहुत वायलेंट होते हैं, जो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, जिनके एंजाइटी डिसऑर्डर्स जिसको ज़्यादा होते हैं या डिप्रेशन जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे होता है, उनके लिए उन लोगों ने म्यूज़िक थेरेपी का सेशन रखा था जिससे वो काफ़ी काम हुए हैं। तो होता ये है कि जब बंदा अगर रेज़िस्ट कर रहा होता है तो वो मेडिसिन्स को और मेडिसिन्स के इफ़ेक्ट दोनों को रेज़िस्ट कर रहा होता है। अगर उसका माइंड काम होगा तो वो रेज़िस्टेंस ख़त्म हो जाएगा, तो दवाइयाँ काम करनी शुरू करेंगी। सेम हैपेंस विद दैट कि अगर आप म्यूज़िक जब आपको काम स्टेट पे लेकर आती है तो यू विल रेज़िस्ट ओनली व्हाट इज़ नॉट गुड फॉर यू। You will not resist what is good for you. You'll be more receptive to what is good for you. तो देखा आपने सारा गेम फ्रीक्वेंसी का है। इंसान को अपनी फ्रीक्वेंसी सही सेट करके रखनी है। बाकी कौन आपकी फ्रीक्वेंसी से मेल खा रहा है नहीं खा रहा है वो एक सेकेंडरी स्टेज है। एंड यानी हम इस दुनिया में आए हैं अपनी फ्रीक्वेंसी सेट करने के लिए, अपने थॉट्स, अपने एक्शंस, अपने रिएक्शन सेट करने के लिए। और किसी भी रिश्ते में आप उस रिश्ते में कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी बना के रखिए। ये मत सोचिए कि आगे वाला इतना कंट्रीब्यूट कर रहा है, मैं इतना ही कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। किसी के साथ अगर आप कंपैरिजन में आएंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी गड़बड़ा जाएगी। आप कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ये आपका मन जानता है। ज़बरदस्ती करके या फिर खुद से लड़ाई करके इफ़ यू आर ट्राइंग टू नंबर बनाने की कोशिश किसी भी रिश्ते में, तो वो आपका आपके प्रति ही दुश्मन वाला व्यवहार हो जाएगा। एक बार आपने अगर अपनी फ्रीक्वेंसी सेट कर ली कि मैं इस रिश्ते में या इस फ्रेंडशिप में इतना कंट्रीब्यूट करूँगा या करूँगी, तो अब आपको ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है कि आगे वाला इतना कंट्रीब्यूट करेगा तो मैं इतना करूँगा या करूँगी। आपने अपनी फ्रीक्वेंसी सेट करी है कि मैं इस रिश्ते में इतना कंट्रीब्यूट करूँगा या करूँगी, भले ही आगे वाला करे या ना करे। देयर इज़ द डिफरेंस, राइट? तो वहाँ पे आपके मन को दुःख कम होगा। कोई आगे वाला कुछ आपके लिए करता है, बोनस। नहीं करता है तो बेयर मिनिमम एक्सपेक्टेशन थी, तो दर्द कम होगा, है ना? तो फिर जब आप फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे तो आप अपने दोस्त भी सोच समझ कर चुनेंगे, जो आपकी फ्रीक्वेंसी के साथ मेल खाते हों। लोग चुनेंगे जो आपकी फ्रीक्वेंसी को इम्प्रूव करना चाहेंगे। आप दिन ब दिन एक बेटर पर्सन बनना चाहेंगे। उसी तरीके की फ्रीक्वेंसी के लोग आपको पसंद भी आने लगेंगे। और आपकी जब फ्रीक्वेंसी सेट हो जाती है तो ऊपर वाला खुद ब खुद डिसाइड करता है कि आपको किन फ्रीक्वेंसी के लोगों के साथ सेट करना है। जो आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं करते हैं वो खुद ब खुद आपकी लाइफ से दूर हट जाएँगे। उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात ध्यान देने वाली है, जब आप अपनी फ्रीक्वेंसी लो रखते हैं, यू ट्राई टू ऑब्ज़र्व सर्टेन थिंग्स, तो आप देखेंगे कि आपको हर चीज़ बहुत साफ-साफ दिखाई देती है। गुण, दोष, उसके अंदर की खूबियाँ, उसके अच्छे और बुरे की समझ। ऐसे में मेडिटेशन बहुत काम करता है। आपको लोनलीनेस और अलोननेस का मीनिंग समझ आने लगता है। लोनलीनेस इज़ आपको किसी की कमी खल रही है। बीइंग अलोन इज़ अ कॉन्शियस डिसीजन। आप खुद से मिलना चाहते हैं, अपने गुण दोष पहचानना चाहते हैं। मेरा बस चले तो मैं स्कूल्स में मेडिटेशन कंपल्सरी कर दूँ, क्योंकि हम लोग इंजीनियर्स तो बना रहे हैं, लेकिन वो एक मैकेनिकल सॉर्ट ऑफ चीज़ है। आप कंटेम्पलेशन करने का टाइम ही नहीं दे रहे हैं, तो हम साइंटिस्ट्स नहीं बना पाएँगे, इंजीनियर्स ही बना पाएँगे। साइंटिस्ट को सोचने का टाइम चाहिए, कंटेम्पलेट करने का टाइम चाहिए, अकेले रहने का टाइम चाहिए, वो हम दे नहीं रहे हैं। अगर आप गुरुकुल के टाइम्स पे जाएँ, तो आप देखेंगे कि रामायण, महाभारत हर काल में एक पीरियड सेट होता था जहाँ पे मेडिटेशन वाज़ वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि बंदे को अंदर से सोच के उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना सिखाते थे वो लोग, एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बिल्डअप करते थे, एक पर्सनैलिटी डेवलप करते थे। यानी पर्सन को डेवलप करते थे, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट देते थे, बट विद अ प्रॉपर बेस। हम लोगों ने तो बेस खुद हिला दिया है।
चाणक्य कहते थे कि अगर किसी राष्ट्र की जड़ें कमज़ोर हो जाए, सांस्कृतिक जड़ें, तो उस राष्ट्र का पतन निश्चित है। हमने अपने बच्चों की फ्रीक्वेंसी को सेट नहीं किया हुआ है। मेडिटेशन नाम की कोई चीज़ वो जानते भी नहीं हैं, मज़ाक भी उड़ाते हैं। अगर उनकी बेस फ्रीक्वेंसी सेट होगी, तो उनको पता है अगर कल के दिन भटकेंगे तो उन्हें लौटना कहाँ है और आसानी भी होगी लौटने में। जो लोग हमें डिस्टर्ब करते हैं, इमोशनली परेशान करते हैं, उसके लिए ईश्वर से मदद माँगिए, कृष्णा से हेल्प माँगिए। आप अपनी फ्रीक्वेंसी सेट करके रखिए। जो लोग आपके साथ रहना चाहेंगे, वो आपकी फ्रीक्वेंसी पे अपने आप आ जाएँगे और जो आपकी फ्रीक्वेंसी के साथ सेट नहीं हो पाते हैं, वो किसी इवेंट या किसी वजह से या किसी एक एपिसोड की वजह से खुद ब खुद आपके जीवन से चले जाएँगे। इतना तो विश्वास आपको ऊपर वाले पे करना होगा। और रही वही ट्रेन वाले एग्जाम्पल की बात, तो आपको लगता होगा कि सारी ट्रेन्स भाग रही हैं, सब मुझसे आगे निकल रहे हैं, मैं कैसे कैचअप कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। तो जब आप धीरे-धीरे चलकर अपने सफ़र का मज़ा लेते हुए चल रहे हैं, सब कुछ ऑब्ज़र्व करते हुए चल रहे हैं, तो आप पहुँचेंगे टाइम पर ही, चाहे वो कितनी ही दौड़ लगा ले, ये तय है। और रही पैसा जल्दी-जल्दी कमाना है, बहुत सारा वर्ल्ड टूर करना है, तो शरीर पे टिकट लगता है, आत्मा पे नहीं। वो तो आप बाद में भी घूम सकते हैं। So you just have to manage the time between life and death. Rest everything is being taken care of. जीवन में हर रिश्ता आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आया है, आपको इम्प्रूव करने के लिए आया है, स्पेशली रिश्तेदार। फ्रेंड्स भी टू एन एक्सटेंट, जब उनका काम खत्म हो जाता है तो वो खुद ब खुद आपकी लाइफ से एग्जिट ले लेते हैं। ज्योतिष में एक चीज़ बहुत अच्छी है, उसमें मैत्री के 3 भाव हैं, यानी मित्रता का भाव, शत्रुता का भाव और समभाव। मित्रता का भाव क्या है कि आप सामने वाले के प्लस पॉइंट्स बहुत देख रहे हैं, नेगेटिव पॉइंट्स दिखाई ही नहीं दे रहे हैं और एक्सपेक्टेशंस पहाड़ जैसी। शत्रुता का भाव क्या है कि उसमें नेगेटिव ही नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स दिखते ही नहीं हैं और एक्सपेक्टेशंस वो तो पूरी होंगी नहीं, तो और ज़्यादा दुःख है। समभाव, समभाव है कि आपको उसके पॉजिटिव्स भी पता है, नेगेटिव्स भी पता है। एक्सपेक्टेशंस ज़ीरो हैं क्योंकि आपको पता है पूरी होनी नहीं है, तो आप बहुत रिलैक्स्ड मोड में हैं। तो इसमें सबसे बेटर क्या हुआ? समभाव, है ना? ज्योतिष में एक और चीज़ भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि आप किसी के फ्रेंड हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि आगे वाला भी आपका फ्रेंड हो। आप अपनी तरफ से मित्रता निभा सकते हैं, आगे वाले के ऊपर है कि वो आपकी तरफ अपनी मित्रता निभाए या ना निभाए। यानी आप उसके मित्र हो सकते हैं और वो आपका सम हो सकता है। तो यू हैव दोज़ फ्रीक्वेंसीज़। बात वही आ जाती है कि आप अपनी फ्रीक्वेंसी सेट करके रखें। जो आपकी फ्रीक्वेंसी से मेल खाता होगा, वो आपके पास खुद ब खुद चला आएगा और जो आपकी फ्रीक्वेंसी से मेल नहीं खाता है, वो चुपचाप एग्ज़िट ले लेगा। एंड हर एक के जीवन में कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको बिना वजह पसंद नहीं करते हैं। डोंट बॉदर अबाउट देम, दे आर फाइटिंग देयर ओन डिमंस, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद यू। वैसे कहते हैं कि रिश्तों को आजमाना नहीं चाहिए, बट कभी आन ही पड़ा कि आपको किसी की पर्सनालिटी को डिकोड करना है, तो आप चेक करिए जब आप कोई बेवकूफ़ी करते हैं या आपके हाथ से कोई बेवकूफ़ी हो गई है या आप जानबूझ के बेवकूफ़ी कर रहे हैं, तो आगे वाला आपकी बेवकूफ़ी पे रिएक्शन कैसा देता है। सारी बात वहीं क्लियर हो जाएगी कि ये आपका फ्रेंड बन सकता है या नहीं बन सकता है। वो कहते हैं ना कि जिस किसी से भी मिलना, बार-बार मिलना, क्योंकि एक आदमी में रहते हैं 10-20 आदमी। श्री कृष्ण कहते हैं आत्मैव सर्वस्व मित्रम आत्मैव शत्रु, यानी इंसान अपना स्वयं का शत्रु भी है और मित्र भी है। वो कैसे एक्ट करता है, ये उस पे स्वयं निर्भर करता है। तो अगर आप किसी को मित्र बनाना चाहते हैं तो पहले अर्जुन बनिए, सारथी स्वयं मिल जाएगा। पर श्री कृष्ण कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एव च, यतो यतो गच्छामि स एव मता मित्रम। यानी सब सभी साधुओं में और पापियों में भी समान बुद्धि रखने वाला उत्तम है और जो सब प्राणियों में सम व्यवहार करता है वो सबसे बेस्ट है। यानी जो मित्रवत है, दयालु है, वो मुझे अति प्रिय है। सो मे योर फ्रेंडशिप एलिवेट यू ऑन अ सोल लेवल। आप जो भी मित्रता करें
या जिससे भी आप दोस्ती करें, वो आपको एक इम्प्रूव्ड वर्ज़न ऑफ़ योरसेल्फ बनाने में आपकी हेल्प करे। आपके कार्मिक बॉन्डेजेस को ईज़ी बनाने में आपकी हेल्प करे। इसी शुभेच्छा के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। आज्ञा।